हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट एड किट और वुंड का मैनेजमेंट आपको समझा दिया है। तो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में ब्लीडिंग एंड हेमरेज के बारे में बताने वाली हूँ कि ब्लीडिंग क्या होता है एंड हेमरेज क्या होता है। तो गाइज़, इस वीडियो में आज हम काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ हेमरेज क्या होता है एंड मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज क्या होता है। ठीक है गाइज़, तो फिर इस वीडियो में आज हम बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो गाइज़, आज मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेमरेज एंड ब्लीडिंग। तो हेमरेज और ब्लीडिंग इज़ डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड from an artery, vein, capillaries due to injuries or rupture. It can be internal or external. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्लीडिंग क्या है एंड हेमरेज क्या है। तो ब्लीडिंग होता है लॉस ऑफ ब्लड एंड हेमरेज होता है सीवियर लॉस ऑफ ब्लड। तो ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी टाइप से हेमरेज भी एक्सटर्नल हेमरेज हो सकता है और इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है उसमें डेंजरस कंडीशंस माइनर्स होती हैं एंड हेमरेज में लाइफ थ्रेटनिंग एंड डेंजरस कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हेमरेज में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग में ब्लड लॉस कम भी हो सकता है। तो गाइज, हेमरेज और ब्लीडिंग जो है एक एबनॉर्मल फ्लो की वजह से जो आर्टरीज और वेन्स या कैपिलरीज होती हैं तो उन पर जो प्रेशर पड़ता है, जो एबनॉर्मल फ्लो जब होता है आर्टरीज़ के वॉल्स के अंदर, तो क्या होता है कि वेन्स क्या करती हैं, रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, उनकी इंटेग्रिटी ख़राब हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है इंटरनल और एक्सटर्नल के टाइप से बाहर आने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमरेज एंड ब्लीडिंग। ये टू टाइप से हो सकता है, इंटरनल हेमरेज एंड एक्सटर्नल हेमरेज। तो टाइप्स ऑफ हेमरेज में अकॉर्डिंग टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग, जो रप्चर कर रही हैं ब्लड वेसल उसके अकॉर्डिंग हम क्या समझेंगे, हेमरेज को समझेंगे। तो ये थ्री टाइप से हैं, आर्टेरियल ब्लीडिंग एंड वीनस ब्लीडिंग, कैपिलरी ब्लीडिंग। तो आर्टेरियल ब्लीडिंग क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड इज़ ब्राइट रेड इन कलर। तो जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है गाइस, वो कैसे कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है इन कलर। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू। तो जो आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हार्ट जो है टिश्यू तक क्या ले जाता है, ब्लड पंप करता है। देन दे पंप आउट ब्लड विद ईच कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को क्या करता है, वो पंप करता है। आर्टेरियल ब्लीडिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इमीडिएटली एंड मे लीड टू डेथ। तो जो आर्टेरियल ब्लीडिंग होती है गाइस, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसे रोकना, कंट्रोल करना उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आर्टरीज़ में क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, क्योंकि आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉडेड होता है, और वेन्स का ल्यूमेन कम होता है। तो आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, इसलिए आर्टरीज़ का जो ब्लीडिंग होना है या हेमरेज हो रहा है आर्टरी से, तो उसको कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है इमीडिएटली एंड मे लीड टू डेथ। और अगर हमने इमीडिएट कंट्रोल नहीं भी कर पाया तो फिर क्या हो जाती है, विक्टिम्स की डेथ भी हो सकती है। देन वीनस ब्लीडिंग, वीनस ब्लड इज़ डार्क रेड इन कलर। और ये जो वीनस ब्लड होता है, यानी कि वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है। आर्टरीज़ का कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का इन कलर। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्लो ऑफ ब्लड इज़ कॉन्स्टेंट एंड स्टडी। तो जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किस टाइप का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कैसा ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो और जो वेनस ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें विक्टिम्स की डेथ हो सकती है, लेकिन अगर सीवियर ब्लीडिंग अगर इससे हो जाती है तो फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कैपिलरी ब्लीडिंग, ब्लड इन अ कैपिलरी इज़ रेड इन कलर, कम्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स, फ्लोज वेरी स्लोली। तो जो कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो उनसे क्या होता है, ऐसे लाइन या थिन टाइप की जो कैपिलरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो जो वो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा होता है, वेरी स्लो होता है,
तो कैपिलरीज ब्लीडिंग इज़ नॉट वेरी सीरियस। तो कैपिलरी ब्लीडिंग जो है इसलिए ही सीरियस कंडीशन इसको नहीं मानते हैं कैपिलरी ब्लीडिंग को। मोस्ट ऑफ टाइम्स ब्लड स्टॉप्स विदाउट एनी मेडिकल एड और ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि ब्लड अपने आप ही स्टॉप हो जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स हो जाता है वहाँ पे, और उसके लिए कोई ऐसे मेडिकल फर्स्ट एडर की या फर्स्ट एड की कोई नीड नहीं होती है, वो खुद से भी स्टॉप हो जाता है क्योंकि कैपिलरीज कैसी होती है, थिन होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक गाइस, अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस। अब बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हैमरेज को या ब्लीडिंग को, तो कितने टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या होता है, व्हेन ब्लीडिंग कैन बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस आफ्टर ट्रॉमा और इंजरीज। जब ब्लीडिंग होती है तो वो क्या होता है, बॉडी सरफेस पे हमको दिखती है, ठीक है। जो ब्लीडिंग हमको विजुलाइज हो रही है, सीन हो रही है, या हम उसको शो कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं। किसी ट्रॉमा या इंजरी होने से जो भी ब्लीडिंग सरफेस पर, बॉडी सरफेस पे, स्किन सरफेस पे दिखती है, उसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट है आपकी इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, आफ्टर इंजरी और ट्रॉमा व्हेन ब्लीडिंग कैन नॉट बी सीन ऑन बॉडी सरफेस, इट इज़ इनसाइड द बॉडी कैविटीज सच एज स्कल, चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो जो इंजरी या किसी ट्रॉमा होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, तब क्या होता है कि वो ब्लीडिंग सीन नहीं होती है, हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि इंटरनल का मतलब है अंदरूनी कुछ उसको कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो हुआ है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस के अंदर क्या होता है, अगर ब्लड फ्लो हुआ है, कोई ट्रॉमा इंजरी हुई है, उसके थ्रू अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। इट इज़ इनसाइड द बॉडी कैविटीज सच एज, जैसे स्कल, अभी स्कल में अंदर ही अंदर ब्लड फ्लो हो जाए या फिर ब्लीडिंग हो जाए, जैसे किसी के ट्रॉमा होने से, कहीं से फॉल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से अगर कोई पेशेंट विक्टिम गिरा है, तो फिर उसके क्या होता है, सर में चोट आने से सुना होगा कि हेमाटोमा बन जाता है, या फिर कहते हैं कि खून का थक्का जम जाना, सर में खून का थक्का जम गया है, या फिर जो ब्रेन की जो नस वगैरह होती हैं, तो क्या बोलते हैं ना कि फट गई है नस, तो जिससे कि खून अंदर ही बह गया है, अंदर जम गया है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। जैसे एब्डोमेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ ऑर्गन फेलियर की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो गाइज़ कुछ ये टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग दी हुई हैं जिनके करेक्टर्स दिए हुए हैं, तो गाइज़ इनको समझते हैं। आर्टेरियल ब्लीडिंग, व्हेन आर्टरी इज डैमेज और कट, ब्राइट रेड एंड स्पट ऑफ द ब्लड विल कम आउट विद ईच हार्ट बीट, ब्लड लॉस इज़ हैवी। तो आर्टेरियल जो ब्लीडिंग होती है उसका जो ब्लड लॉस होता है बहुत ही हैवी होता है। अगर मान लीजिए कोई आर्टरी हमारी कट या डैमेज हुई है किसी वेपन, किसी नाइफ्स के थ्रू, तो क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो तो ब्राइट रेड कलर का होता ही है आर्टरीज़ में, लेकिन वो हर एक हार्ट बीट पर उसमें आर्टरी से ब्लड बहुत ही फास्ट ब्लड फ्लो करता है। जैसे कि अब आपको ये दिख रहा हो कितना तेज़ और कितना ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें आर्टेरियल ब्लीडिंग में। वेनस ब्लीडिंग, blood when lost from vein is dark red and it is not projectile or has less pressure as compared to arterial blood। तो जो ब्लड वेनस ब्लीडिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का तो लॉस इसमें भी होता है, लेकिन और इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल नहीं होती है, यानी कि जब भी हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट पम्प कर रहा है ब्लड को, तो तभी ये ब्लीडिंग नहीं होती है, ना ही ये बहुत फास्टली ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड से कम होता है इसका कंपेयर टू द आर्टेरियल ब्लड। तो ये जो है तुम्हारी क्या होती है कि लेस सीवियर होती है, ठीक है। कैपिलरीज ब्लीडिंग क्या होता है, इट अकर्स विद एनी वुंड एंड ब्लीडिंग मे और मे नॉट अकर फ्रॉम द ब्रेक इन स्किन इंटेग्रिटी, ब्लीडिंग कैन अकर अंडर द स्किन लाइक इन ब्रूइशेस। इट अकर्स विद एनी वुंड, अगर कोई भी वुंड हुआ है एंड उससे ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो क्या हो सकता है, जैसे स्किन पर कोई छोटा सा ब्रेक आ गया, उसकी इंटेग्रिटी ख़राब होगी स्किन की, तो क्या हो सकता है कि स्किन की एक वहाँ पर एक लाइनिंग बन जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रूइस कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज ब्लीडिंग। छोटी मोटी जो चोट लग जाती है उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस इंटेग्रिटी, तो ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग दैट अकर्स विद इन द बॉडी और बॉडी कैविटीज़ लाइक चेस्ट और एब्डोमेन और इन द स्कल। तो जो बॉडी के अंदर जब ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे बॉडी कैविटीज़ में कोई ब्लीडिंग हो गई है लाइक एट चेस्ट, एब्डोमेन इन द एंड स्कल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। एंड ब्लीडिंग कैन नॉट बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस, और इस टाइप की ब्लीडिंग क्या होती है, सरफेस पर नहीं दिखती है। जैसे ये है गाइस, इस पिक्चर या इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, यहाँ पर कोई सरफेस पर हमें ब्लीडिंग नहीं दिख रही है,
और पेशेंट क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग कम्स टू द सरफेस फ्रॉम द ब्रेक इन द स्किन इंटेग्रिटी। तो जब सरफेस क्या होता है कि सरफेस पर जब हमें ब्लीडिंग शो होती है या ब्लड फ्लो शो हो रहा होता है किसी कट से या किसी ट्रॉमा या इंजरी से, अगर सरफेस पर अगर हमें ब्लड दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलेंगे। तो नेक्स्ट है गाइस, फर्स्ट एड एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हैमरेज एंड ब्लीडिंग। तो फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं हैमरेज या ब्लीडिंग में। फॉर इंटरनल हैमरेज, फर्स्ट पॉइंट है इसका फॉर इंटरनल हैमरेज। अगर किसी को इंटरनल हैमरेज हुआ है तो उसमें हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं पेशेंट को, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं हम हैमरेज या ब्लीडिंग का। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ले द विक्टिम इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाना होता है। इमोबलाइज द विक्टिम, और पेशेंट को हिलाना डुलाना नहीं होता है। रीअश्योर द कैजुअलिटीज विक्टिम, और हमें क्या करना होता है कि उसको एक तसल्ली दिलासा देना होता है कि तुम ठीक हो जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है इसका टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड अ ब्लैंकेट टू कीप बॉडी वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर। और हमें क्या करना है, उस विक्टिम या उस पेशेंट को ब्लैंकेट प्रोवाइड कराना है जिससे कि वो वार्म रह सके एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कराया जाए। डू नॉट अलाउ द विक्टिम्स टू टेक एनीथिंग बाय माउथ। तो डू नॉट अलाउ द विक्टिम्स, कुछ भी इस तरीके के पेशेंट को जिसको इंटरनल हेमरेज हुआ है उस पेशेंट को हमें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। चेक ABC इफ़ विक्टिम्स अनकॉन्शियस। हमें पेशेंट का क्या करना है, ABC गाइडलाइन के थ्रू ABC उसका चेक, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है। कीपिंग द विक्टिम्स इन साइड लाइन पोजिशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ही शी इज़ कॉन्शियस। तो हमें क्या करना है, इस इंटरनल हेमरेज वाले पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में लिटाना है। एंड उसको क्यों लिटाना होता है इस तरीके से, इसलिए लिटाना होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, उसको एस्पिरेशन ना हो जाए। ठीक है। तो गाइज एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो ABC है एयरवे मतलब कि पेशेंट सांस कैसे ले रहा है, ब्रीथिंग। ठीक है। एयरवे का मतलब होता है कि वो उसकी कोई एयरवे मतलब उसकी जो माउथ है या जो ओरल कैविटी है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है जिससे कि उसका एयरवे ब्लॉकेज हो रहा हो। ब्रीथिंग मतलब वो ब्रीथिंग पैटर्न उसका कैसा है, कैसे सांस कर रहा है, सांस ले रहा है, वो गैस्पिंग में है या कैसे है, तो वो चीज़ें देखनी होती हैं। और C फॉर सर्कुलेशन, पेशेंट का क्या देखना होता है, सर्कुलेशन देखना होता है इसमें। रेज हिज एंड हर लेग 8 to 12 इंचज़ बाई पिलो टू ट्रीट शॉक। तो हमें क्या करना है, जो इंटरनल हेमरेज वाले पेशेंट है इसमें एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि उसके जो लेग्स हैं या जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो लेग हैं पेशेंट के, वो पिलो के थ्रू या पिलो की हेल्प से उसको 8 to 12 इंचज़ ऊपर रखना है। इमीडिएटली टेक हिम और हर टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल फैकल्टीज़। और हमें जल्द से जल्द क्या करना है, किसी मेडिकल फैकल्टी को बुलाना है। देन फॉर एक्सटर्नल हेमरेज, चेक द बॉडी सरफेस टू फाइंड लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्सटर्नल हेमरेज में क्या करना है कि वो जिस बॉडी सरफेस के जिस पार्ट पर हमें ब्लीडिंग दिख रहा है तो उसे हम क्या करना है, लोकलाइज करना है। देन इफ़ एनी फॉरिजन बॉडी इज़ विजिबल, रिमूव दैट टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज। अगर किसी फॉरिजन बॉडी से उसको कोई इंजरी या कुछ भी हुआ है, अगर वो फॉरिजन बॉडी अगर विजिबल हो रही है तो उसे हमें क्या करना है, रिमूव कर देना, जिससे कि और ज़्यादा उसको दिक्कतें ना हो, और ज़्यादा उसको इंजरी ना हो और ब्लीडिंग भी ना हो। क्लीन द वुंड विथ क्लीन क्लॉथ्स। और हमें क्या करना है, वुंड को क्लीन करना है किससे, एक क्लीन क्लॉथ लेकर के, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो उसको। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू विक्टिम, एंड विक्टिम्स को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। पुट अ क्लीन स्टेराइल गॉज और वुंड्स एंड प्रेस फ्रिमली फॉर 10 मिनट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। और क्या करना है, हमें एक स्टेराइल गॉज लेना है, ठीक है, जिससे हमें क्या करना है, जहाँ वुंड हुआ है उस पर हमें फ्रिमली उसको प्रेशराइज करना है जिससे कि ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यूज आफ्टर 10 मिनट्स देन रेज द बॉडी पार्ट्स अबव द लेवल ऑफ हार्ट टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द इंजरीज पार्ट। हमें क्या करना है, हार्ट लेवल से जो उसको बॉडी पार्ट्स को उसके क्या करना है, रेज कराना है, मतलब ऊपर उठा के रखने को बोलना है। डिक्रीज, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो उसका कम हो जाएगा और इंजरी वाला जो पार्ट है उससे ब्लीडिंग कम होगी। कीप विक्टिम वार्म एंड रीचेक सर्कुलेशन एवरी 20 to 30 मिनट्स। और उस विक्टिम्स को देखना है कि बॉडी वार्म है उसकी या नहीं है, या फिर उसके सर्कुलेशन एयर ब्रीथिंग को 20 to 30 मिनट्स आफ्टर चेक करना है। रेज लेग्स ऑफ द विक्टिम्स 8
to 12 इंचज़, और उसके जो लेग्स हैं वो कितना ऊपर रखना है, 8 to 12 इंचज़ हमें क्या करना है, ऊपर रखना है, रेस करके रखना है, बिकॉज उसे हम शॉक से बचा सकते हैं, पेशेंट को शॉक में जाने से हम बचा सकते हैं। इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट हिम और हर नियर बाई हॉस्पिटल फॉर अ मेडिकल फैकल्टी, और हमें एक मेडिकल किसी भी मेडिकल फैकल्टी से या कोई छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, मदद लेना चाहिए। ठीक है, कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस भी हैं गाइस जिसमें, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाउ टू कंट्रोल अ ब्लीडिंग, हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं, एलिवेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं, अप्लाई या टॉर्निकेट। डायरेक्ट प्रेशर का मतलब क्या होता है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन अ वुंड, जहाँ पर वुंड हुआ है उसको या जहाँ इंजरी हुई है उस पर हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एलिवेशन, एलिवेट द ब्लीडिंग पार्ट अबव द हार्ट लेवल टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, और जो एलिवेशन कराना होता है हमें विक्टिम्स का, जैसे किसी की ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको उसके बॉडी पार्ट्स को एलिवेट कर देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। प्रेशर पॉइंट, अप्लाइड डायरेक्ट प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट, तो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे फीमोरल मेन आर्टरीज होती है, फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल, कैरोटिड, फेसियल है, टेम्पोरल है, ब्रेकियल है, रेडियल है, अल्नर है, पामर, आर्क, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ये, तो उन पर हमें क्या करना है, प्रेशर करना है, जिससे कि हमारी ब्लीडिंग जो हो रही है तो उस पर हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई अ टॉर्निकेट टू स्टॉप ब्लीडिंग और कट ऑफ द सर्कुलेशन, और हमें टॉर्निकेट होती है उसे टाइटली बांध के रखना होता है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप रहेगी। तो गाइज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में ब्लीडिंग एंड हेमरेज के बारे में समझा। आई होप गाइज आप सबको समझ में आई होगी मेरी वीडियो। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।